आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है वक्फ एक्ट के ताल्लुक से। मोदी जी और अमित शाह साहब ने और आरएसएस ने अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू के साथ मिलके जो वक्फ एक्ट में चेंजेस कराए थे, जिसमें हमारे बहुत सारे उलमाए सू भी शामिल थे, इन सब लोगों ने साजिश करके, ओवैसी साहब ने, ये सब लोगों ने साजिश करके वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हड़पने के लिए एक उम्मीद नाम का एक्ट बनवाया था मोदी जी और अमित शाह जी से, आरएसएस और बीजेपी से, जिसका नाम दिया था यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। हम लोगों ने तभी ये बोला था कि ये मुंह दिखाई के लिए नूरा कुश्ती हो रही है, ये सब लोग अंदर से मिले हुए हैं। आज वो बात 100% साबित हो गई, क्योंकि जैसे एसआईआर में आप सब लोगों ने देखा ना, एसआईआर ख़त्म कराने सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सिर्फ आधार कार्ड लेके वापस आए और उसको विक्ट्री बता रहे थे। ये सब लोग भी आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए लोग हैं जो एसआईआर की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी जीत बता रहे थे उसी तरीके से। उसके फौरन बाद आज एक और फैसला आया है जो पुराने वाले 2013 के वक्फ एक्ट को बिल्कुल मिट्टी में और धूल में मिला दिया जिसने, और वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा ख़तरा नहीं, ख़तरा आ चुका है अब। लेकिन ये हमारे सारे उलमाए सू, कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट साहब को तो क्या, अमीरान प्रतापगढ़ी जो शायर हैं, उनको तो मैंने देखा ये कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ी जीत हुई है हमारी। मैंने सोचा ये तो चलो ज़्यादा इस विषय में जानकारी नहीं रखते, शायद कांग्रेस की ये ऑफिशियल वर्जन नहीं होगा। उसके बाद मैंने जयराम रमेश साहब, जो कि जिनके लिए मैं सीधा सीधा बोलता ही हूँ, वो स्लीपर सेल है आरएसएस और बीजेपी के, उन्होंने भी ये कहा है कि ये बहुत बड़ी जीत है ये, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बचाना चाहते थे उनके लिए। मेरा ये कहना है कि इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा फरेब, फ्रॉड कुछ नहीं हो सकता। मुझे अरशद मदनी साहब के बारे में भी बताया गया, जिनको मैं उलमाए सू कहता हूँ, उनके बारे में भी बताया गया कि उन्होंने भी इस जजमेंट का वेलकम किया है। तो ये सारे लोग आरएसएस के ही वर्कर्स हैं जिनके भी मैंने नाम लिए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भी आज पता लग गया। अगर किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है तो मुंह नहीं खोलना चाहिए उसके बारे में, लेकिन अगर किसी चीज़ जो सबसे बुरी चीज़ हुई है उसकी तारीफ की जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता। अब मैं आपको जजमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, याद कीजिए, ओवैसी साहब को, मदनी साहब को, सारी पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी मेंबर्स को, उन्होंने ये कहा था कि हम इसमें 43 चेंजेस हुए हैं, 43 के 43 को रिजेक्ट करते हैं। इसमें से एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो वक्फ के हित का हो। ये वक्फ सारे के सारे प्रावधान जो चेंज किए गए हैं, ये वक्फ को लूटने के लिए बनाए गए हैं। ये सब की स्टेटमेंट थी, ठीक है, नहीं थी। अब जब ये फैसला आया तो इसमें हुआ क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मेरे बोलने से कुछ नहीं होना चाहिए, आप लोगों को अपना दिमाग लगाना चाहिए और कौन आरएसएस के लोग हैं और कौन आरएसएस के लोग नहीं है ये समझना चाहिए। पैरा नंबर 209 में कंक्लूजन्स आए हैं। इसमें ये कहता है, इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस वी डू नॉट फाइंड एनी केस इज मेड आउट टू स्टे प्रोविजंस ऑफ द एंटायर स्टैचू। हमने सब कुछ देख लिया, सारी बहस सुन ली, और हम ये अब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये, कि कोई भी केस नहीं बनता है वक्फ एक्ट को स्टे कराने में, और इसके बाद उसको जीत बता रहे हैं। बेशर्मी की हद है कोई। ये है धोखाधड़ी कि मुस्लिम कम्युनिटी अपनी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत ना करे, घर में जाके सो जाए क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए। ये है आरएसएस के मेंबर्स का काम, ये है उलमाए सू का काम, और ये है स्लीपर सेल्स जो आरएसएस के हैं कांग्रेस के अंदर, उनका काम। इसके बाद कहते हैं, द प्रे फॉर इम्प्यून्ड एक्ट इज देयरफॉर रिजेक्टेड। इसीलिए जो आपके जो स्टे मांगा था उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। हाउएवर व्हाइल डूइंग सो, in order to protect interest of all parties and balance equities during pendency of this batch of matters, we issue following directions। अब 3 पॉइंट पे सिर्फ स्टे जो कहा जा सकता है वो कहा जा सकता है। पहला पॉइंट है उसका कि जो 5 साल की एक शर्त थी कि कोई भी इंसान अगर वक्फ की प्रॉपर्टी, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करेगा तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, यानी कि वो 5 साल से मज़हब इस्लाम का पालन कर रहा था। तो इसको उन्होंने स्टे किया है। स्टे करते हुए क्या कहा है
ये shall stand state until rules are framed by state government for providing mechanism for determining question as to whether a person has been practicing Islam for at least 5 years or not। यानी कि रूल्स बनाने हैं सरकार को सिर्फ रूल्स बनाने हैं ये बताने के लिए कि 5 साल की प्रैक्टिस वाला मुसलमान है या नहीं है कोई। उसको बुलाओ लगाओ। ये इतना भर, और सरकार रूल बनाने में कितनी देर लगेगी? कम से कम बीजेपी रूल सरकारें तो सही ज्यादातर स्टेट्स में, तो कितनी देर लगेगी? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये पहला स्टे है। दूसरा स्टे ये है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज जो हैं सेक्शन 3 में, जिनको पहले ताकत थी, ये जो कलेक्टर्स थे उन्हीं को ताकत थी कि एक बार किसी भी प्रॉपर्टी पे उंगली रख दी तो वो सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, और जब तक कि इसका फैसला ना हो जाए जब तक वो सरकारी प्रॉपर्टी रहेगी। इसमें जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि अब कलेक्टर की पावर नहीं रहेगी। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होगा वो कलेक्टर से ऊपर की रैंक का होगा। कोई सरकारी बनाएगी, कोई भी सरकारी अधिकारी जो कलेक्टर से ऊपर होगा, अब वो फैसला करेगा ये प्रॉपर्टीज वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है। ये चेंज हुआ है, और उसके बाद ये फैसला ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट तक जब तक नहीं हो जाता, जब तक ये सरकारी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, इसका वक्फ का कैरेक्टर बचा रहेगा। इस काम को करने के लिए आप लोगों को पता है कितनी मेहनत पड़ेगी? कौन से केस आज तक ये सारे के सारे उलमाए सू और ये जितने ओवैसी साहब हैं और दूसरे साहब हैं, कौन सा वक्फ का केस आज तक ये जीते हैं? एक भी। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो रिलीफ मिला है वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या साल भर का। उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज सरकारी अधिकारी जैसे आज छीन रहे हैं वैसे ही बाद में छीनेंगे। तीसरा रिलीफ जिसको कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 13 और 14 सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब 22 में से 4 सिर्फ नॉन मुस्लिम्स रह पाएंगे, और जो स्टेट के वक्फ बोर्ड्स बनेंगे उसमें 11 में से सिर्फ 3 नॉन मुस्लिम रह पाएंगे। ये बहुत बड़ा रिलीफ मान रहे हैं इसे, जिसमें यह है कि जहां एक भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता था वहां अब 3 और 4 आ जाएंगे। इसको ये रिलीफ बता रहे हैं। शर्म से डूब नहीं मरते ये लोग, इनको शर्म नहीं आती, और कितना धोखा देंगे ये पूरे देश को भी और सब संविधान को भी। तो इसके अलावा कोई भी स्टे या कोई भी रिलीफ किसी को नहीं मिली है। अब मैं आपको ये बताता हूं कुछ मोटी मोटी चीजें जो चली गई हैं इसमें, जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, ना इमरान प्रतापगढ़ी, ना ये अरशद मदनी साहब, और ना जयराम रमेश। पहली चीज क्या गई है इसमें, मैं तो ये सिर्फ थोड़ी सी बता रहा हूँ, हालांकि 43 की 43 चीजें ऐसी थी जो कि आरएसएस और बीजेपी ने बहुत सोच समझ के, हम लोगों ने जो 2013 में एक्ट बनाया था उसको खत्म करने के लिए और उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए ये सारे 43 प्रोविजंस आए थे। 43 के 43 प्रोविजंस ही जाने चाहिए। कम से कम बोल तो रहे हम हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हार गए, ये तो कह दें ताकि लोग अपना आंदोलन करके अपनी प्रॉपर्टीज बचा सकें। ये भी नहीं कह रहे, मतलब अब जाके मुस्लिम कम्युनिटी सो जाए घर पे अपने और सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज अडानी अंबानी यूसुफ लुलु लूट के ले जाए। क्या आज की तारीख में वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ है? ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल था ना वक्फ का, जो एक बार वक्फ है वो ता कयामत वक्फ ही रहेगा। ये प्रावधान क्या है आज? जवाब है नहीं। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ये इसे जीत बता रहा है। दूसरा, वक्फ बाय यूजर क्या है आज? जवाब है नहीं। उसके बाद भी ये बेशर्म इसे जीत बताते हैं। सर्वे कमिश्नर जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता था स्टेट गवर्नमेंट का, जो सब लोगों से सबूत इकट्ठे करके किसी प्रॉपर्टी को वक्फ पर बनाता था, वो क्या है आज? जवाब है नहीं। अब जो वो होंगे ना कलेक्टर्स, वो ही वक्फ का सर्वे किया करेंगे। अब इसके बाद जो सज़ा होती थी ना, कैद बामुशक्कत चक्की पीसने वाली सज़ा, क्या है आज? नहीं। जो अरेस्ट होने का प्रावधान था इसमें, नॉन बेलेबल ऑफेंस था, कॉग्निजेबल ऑफेंस था, जो वो क्या है आज? जवाब है नहीं। फिर भी ये बेशरम लोग इसे जीत बताते हैं।
जो ओवरराइडिंग इफेक्ट था कि वक्फ के कानून का सभी पुराने कानूनों के ऊपर वर्चस्व रहेगा, बढ़तरी रहेगी, जो आमतौर पे ज़्यादातर कानूनों में ये प्रावधान होता है कि पिछले सारे कानून, क्योंकि पार्लियामेंट को पता होता है कि पिछले कानून ऐसे हैं, तो जो अब का कानून बन रहा है वो उस पर बढ़तरी हासिल रखेगा। वो क्या है, वक्फ के लिए आइडेंटिफाई करके हटाया गया क्या है? नहीं। फिर भी ये बेशर्म से जीत बता रहे हैं। क्या नॉन मुस्लिम्स, जो एक मेन डिमांड थी, वक्फ के अंदर कुछ भी नहीं रहेंगे क्या है? जवाब है नहीं। फिर भी ये बेशर्म जीत बता रहे हैं इसे। जो इलेक्शन होता था ना वक्फ बोर्ड में, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, मेंबर ऑफ ये, चाहे मुतवल्ली हो, चाहे बार काउंसिल के मेंबर हो, ये सब इलेक्ट होके आते थे ना। क्या अब इलेक्ट होके आएंगे? जवाब है नहीं। सरकारें, ज़्यादातर कौन सी सरकारें? भारतीय जनता पार्टी और किसी की भी सरकार हो, जो वो नॉमिनेट करेगी किसी आदमी को, वो क्या ईमानदार आदमी को करेगी नॉमिनेट? जो एक इलेक्शन से थोड़ी बहुत ईमानदारी की बू आती थी ना वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के अंदर, वो भी खत्म कर दी। और आज ये बेशर्म लोग इसे जीत बता रहे हैं अपनी, तो वो भी गया। अब तो चाहे, अब एक थे ना वो जो त्यागी बन गए थे, अब तो वो मुस्लिम भी नहीं है, त्यागी बन गए ना वो, अब वो भी वापस शिया वक्फ बोर्ड में उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। इसको जीत बता रहे हैं ये बेशर्म लोग। अब तो वो नॉन मुस्लिम है ना, तब भी वक्फ बोर्ड में आ सकते हैं। तब तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था ना, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम बन गए थे। जिन्होंने कुरान के बारे में लिखा है, ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम हैं, जिन्होंने कुरान को नकारा है, ऐसे लोगों को मेंबर बनाया जाएगा। अब वो मुसलमान की शक्ल में हो या नॉन मुस्लिम की, उससे फर्क पड़ता है। सरकारें बनाएंगी आरएसएस और बीजेपी की, तो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू के कहने से ही बनाएंगी। दूसरी गवर्नमेंट्स भी जो बनाएंगी वो बेईमान आदमी को ही बनाएंगी। इलेक्टेड आदमी फिर भी शायद कोई एक आध शरीफ निकल सकता है। इसको जीत कह रहे हैं वो। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग जो मुसलमान हैं वो वक्फ नहीं कर पाएंगे अब, इसको जीत कह रहे हैं ये बेशरम। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो हैं, जितनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सब अब वक्फ नहीं रह पाएंगे, इसको ये जीत कह रहे हैं बेशरम। और आखिरी में डेफिनेशन ऑफ वक्फ ही जो है वो भी चली गई है, अब उसको भी ये जीत कह रहे हैं बेशरम। तो मेरा अब ये कहना है, हम तो सीधे सीधे साफ तौर से पहले दिन से बोल रहे हैं कि हमें क्रिश्चियंस के साथ मिलके, सिखों के साथ मिलके, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ मिलके हम लोगों को एक आंदोलन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जो जाएगा किसी भी बड़े मुद्दे पे, वो या तो आरएसएस का एजेंट होगा या उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए किसी भी बड़े मुद्दे को लेके। अभी आपने एसआईआर का मुद्दा देख लिया, अंजाम आपने सबने देख लिया ना, और उसको जीत बता देंगे सारे आरएसएस के एजेंट। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है आंदोलन के लिए। अगर वक्त बचानी है तो पहला काम हमें करना है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये जो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू ने पिछले 11 साल में जो ये कानून बदल के, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हमें अपने गठजोड़ बनाना है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से गठजोड़ बनाना है, और क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें बुद्धिस्ट कम्युनिटी का हुआ है। बौद्ध गया टेम्पल ट्रस्ट के बारे में आप लोग सुन रहे हैं ना, कि उनके जो सबसे बड़ा, उनका जो रिलीजियस प्लेस है दुनिया भर का सबसे बड़ा बौद्ध गया में, वो भी कौन चलाएगा? ब्राह्मण चलाएंगे। ये कानून है। वैसा ही कानून आ रहा है ना मुसलमानों के लिए भी। हम लोग तो कब से बोल रहे हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए था, अब अंजाम आप देख लो। क्रिश्चियंस के लिए भी यही कानून आने वाला है। क्रिश्चियंस की पूरे देश में चर्च की प्रॉपर्टीज, हॉस्पिटल्स, ये सब छीने जा रहे हैं गैर कानूनी तौर पे पूरे मुल्क भर में। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी परेशान है, सिखों के साथ भी यही हो रहा है। अब हमें इन सब लोगों के साथ मिलके एक जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी नहीं करना है। जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद ही बना करती है हमारे पास मत आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। अभी भी तो यही फैसला किया है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो इसे बाद में कभी 10, 20, 25 साल बाद सुनेंगे, लेकिन अभी हम कोई फैसला नहीं कर रहे। हम ये कानून चलने देंगे। 20 साल बाद जब इसकी सुनवाई होगी, अगर आप लोग जीत भी गए तो अब 20 साल में तो एक भी प्रॉपर्टी वक्फ की बचेगी नहीं। तो ऐसी जगह जाना क्यों है? आंदोलन करना है, आंदोलन करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, सिख कम्युनिटी के साथ मिलके, क्रिश्चियंस और बौद्धिस्ट और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ मिलके। अगर जो लोग अब भी बहकाते हैं तो हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब आप लोगों के हवाले है, जो लोग अपने आप को
वक्फ प्रॉपर्टी का बचाने वाला समझते हैं, वो लोग आए, इन सब लोगों से बात भी करना बंद कर दें। अगर आप नहीं सुनेंगे तो एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा, एक भी खानका, एक भी कब्रिस्तान बचेगा नहीं, ये मैं बता ही सकता हूँ। बाकी आप सब लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मुझे बहुत दुख है कि आज भी बेशर्मी से लोगों ने इस इतनी बड़ी हार को जीत बताया, और जीत ये इसलिए बताते हैं कि लोग घर जाके सो जाएं, अपनी तरफ से भी कोई कार्रवाई ना करें। इसीलिए कम से कम अब तो आवाम को खुद जागना पड़ेगा और इन लोगों को बेनकाब करके अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीके बता चुका हूँ, अब भी तैयार हूँ, लेकिन तरीके से लड़ाई होगी, ईमानदार लोगों के थ्रू लड़ाई होगी, ऐसे नहीं जो हारें और बाहर आके बताएं हम जीत गए। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बजे तक कहा जा रहा है जीत है, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड की पीसीबी वो अचानक कैंसिल हो जाती है 3 बजे आते। तो मैंने आपको कहा ना, जो इसे जीत बताएगा उससे बड़ा बेईमान, चोर, मक्कार, घटिया आदमी कोई नहीं हो सकता। आप बताए जो जिसको बताना है। मैंने जजमेंट्स के पोर्शन पढ़ के आपको सुना दिए हैं, और जो सारी मांगे हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, वंश वक्फ से लेके डेफिनेशन से लेके सब कुछ। अब भी जो कहता है वो आरएसएस का डायरेक्ट मेंबर है, आरएसएस का ही आदमी है, उससे बात भी करनी मैं समझता हूँ। ऐसे किसी भी आदमी का टोटल बायकॉट होना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी को, कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश को अगर कांग्रेस पार्टी नोटिस देके शो कॉज नहीं देती तो इसका मतलब साफ है कांग्रेस हाईकमांड भी आरएसएस की इस साजिश में शामिल है। इसमें मुझे कहने में कोई शर्म और गुरेज नहीं है। इतने बड़ी हार को अगर जयराम रमेश और या इमरान प्रतापगढ़ी जीत बता के लोगों को सुलाने की कोशिश करेंगे तो ये उनका चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका। क्या लग रहा है कांग्रेस भी जो है इसका समर्थन कर रही है पीछे से? बिल्कुल। देखिए, हमारे सारे उलमा सू ये चाहते हैं ना, अब सब तो यही असदुद्दीन ओवैसी साहब से लेके सारे पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर, ज्यादातर जितने पिटिशनर थे सारे, ज्यादातर सब तो वक्फ की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, हजारों लाखों करोड़ की। अब उसकी सजाई खत्म हो गई तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अरशद मदनी साहब को, जो ये आईटीओ पे बैठे हुए इतनी बड़ी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाए, अब तो उनको सजाई नहीं होगी ना कुछ भी। अब क्या फर्क पड़ रहा है? तो वो खुश होंगे या नाराज होंगे? ये हाल है। इसीलिए अब कोई लिहाज और शर्म नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर इन दोनों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती और अपना क्लियर स्टैंड नहीं करती, बताएं हमें कि इन ये 43 जो प्रोविजंस थे जो आज भी लागू हो रहे हैं, वो अगर वो सही मानती है कांग्रेस पार्टी या कोई भी और अपने आप को सेकुलर कहने वाली पार्टी, तो क्लियर करे ताकि आवाम को पता लगे कौन किधर है। कांग्रेस पार्टी के कम लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज चुराई हैं। सबसे बड़े तो अहमद पटेल ही थे ना इनके लीडर, उनसे तो हमने 50,000 करोड़ की यहीं इसी करबला को छुड़वाने में कितने, आज तक मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा है उसमें। तो कांग्रेस पार्टी वाले कम नहीं है इसमें मैं शाह मर्दा का जिक्र कर रहा हूँ, और कोई पार्टी वाले कोई किसी से कम नहीं है। हमारे बड़े बड़े बढ़िया मुसलमान जो लगते हैं ना शक्ल से, वो सब वक्फ के चोर। नहीं, आप कह रहे हैं कि हजारों करोड़ों की उन्होंने प्रॉपर्टी मतलब चोरी करी हो, तो वक्फ की है ना। देखिए जो आईटीओ को बना वो आज भी तो वक्फ की है ना प्रॉपर्टी। वक्फ का काम क्या है? वक्फ की प्रॉपर्टी का काम क्या है? उसका फायदा गरीबों को, बेवाओं को, मिस्कीनों को मिलना। महमूद मदनी और अरशद मदनी वहाँ पे अपनी पार्टियां करें, वहाँ पे खाने खिलाएं लोगों को, वहाँ पे लोगों को बुला के एंटरटेन करें, विदेशियों को दिखाएं कि हम इतनी बड़ी मस्जिद में बैठे हैं। इसलिए नहीं है वक्फ की प्रॉपर्टीज, इसलिए नहीं है वक्फ को बेचने के लिए वक्फ की प्रॉपर्टीज नहीं है। और उनकी वजह से एक नहीं दर्जनों वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है कब्जे हुए हैं। अगर लिस्ट चाहोगे तो मैं आपकी किसी को भी दे सकता हूँ। अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि जो 3 धाराएं थी इसमें जो ये स्टे दिया है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि कानून अभी जिंदा है, इंसाफ अभी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल उनके लिए जिंदा है ना, क्योंकि सजा कम हो गई है। वरना इसका किराया पता है आपको कितना देना पड़ेगा मस्जिद की जगह पे जिसमें कब्जा कर बैठे हैं, और सड़क के पार एक और जगह जो कब्जा करके बैठे हैं, लाखों रुपए महीना किराया देना पड़ेगा उस जगह का। तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो ही गई ना, उनकी तो पार्टी चल रही होगी सब। अब आप आज शाम को या जाके देखो, जो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं ये तो सब पार्टी दे रहे होंगे कि हम लोगों ने इतनी जगह कब्जा करके बैठे हैं, हमारे तो मजे ही आ गए। अब सीधा आरोप लगा रहे सर आप नाम, मैं सीधा नाम लेके तथ्य बता रहा हूँ, आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। अरशदुद्दीन ओवैसी साहब से लेके मैं सबके नाम लेके बता रहा हूँ, सबकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। दारुल जो उनका मेन हेडक्वार्टर है वो किस पे चल रहा है बताओ? किराया दे रहे हैं क्या वो 2.5% के हिसाब से? सबसे ज़्यादा उनकी तो वेबसाइट में भी था ना, जब से मैंने बोलना शुरू किया, शायद अब वेबसाइट से हटा दिया कि 85% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज एनक्रोच्ड हैं इस बेकार कानून के आने से पहले से एनक्रोच्ड हैं। ये है आप पे आरोप लगता है कि आप तो वकील थे, आप उनके पहले पर्सन लॉ बोर्ड थे, इसलिए हटा दिया, इसलिए आप उनका विरोध करते हैं। नहीं,
हटा दिया या मैं खुद हट गया, ये भी एक सवाल है। ऐसे बेईमान चोरों के बीच में मैं रह सकता हूँ? मेरे जैसा आदमी रह सकता हूँ कभी? उनके बीच में मैं कैसे रह सकता हूँ? जो लोग अभी भी इसको जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट है अरशद बदनी साहब इसी पर्सनल लॉ बोर्ड के, ये वही पर्सनल लॉ बोर्ड है जो बाबरी मस्जिद का केस हारने के बाद यही अरशद बदनी साहब बोलते हैं हम केस जीत गए, जैसे आज ये वक्फ का केस हारने के बाद बोल रहे हैं जीत गए। यही है ज्ञान व्यापी की शहादत कराने वाले और यही है बाबरी मस्जिद की शहादत कराने वाले। मुझे इसमें कोई शर्म और गुरेज नहीं है बोलने। सर कलेक्टर की पावर को हटा दी जाएगी तो मांग थी आपकी? देखिए कलेक्टर को हटाने की मांग नहीं थी, हमारी मांग ये थी कि पुराना वक्फ एक्ट रहेगा। अब कलेक्टर की जगह उससे एक थोड़ा बड़ा ऑफिसर वही काम करेगा, क्या फर्क हो गया? हो गया कोई फर्क? कौन सा केस ये जीते हैं आज तक? इनसे पूछो ना। मेरे बारे में तो बहुत से बोल सकते हैं, जो केस वक्फ के मैंने लड़े मैं कौन सा हारा हूं और ये कौन सा जीते हैं, दो ही बातें हैं ना। अब हमें पता है ना कि मथुरा मस्जिद के केस में इसके बाद से हमें कितनी मुसीबतें आने वाली हैं, हमें पता है ना। ये तो फिर सरकार तो ठीक ही कह रही थी कि यहाँ चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, जो आप कह रहे हैं वही सरकार कहती है। नहीं तो सरकार, एक ही बात होगी ना आप दोनों की? एक ही बात है ही, लेकिन बात यह है कि ये सब सरकार जो आरएसएस और बीजेपी है, सरकार नहीं, आरएसएस और बीजेपी के ही तो आदमी थे, पहले भी तो यही लूट रहे थे। तो सरकार तो अब ये चाहती है सरकार कि अब ये इसे इंडस्ट्रियल लेवल पे, जैसे पहले वोट चोरी कैसे होता था, पन्ना प्रमुख करते थे ना, एक एक बूथ जाके लूटते थे, अब पूरा होलसेल में पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरी की पूरी स्टेट। उसी तरीके से पहले एक अडानी को कितनी मेहनत करनी पड़ी ना एक अपना घर बनाने के लिए, एंटीला, अब वो कह रहे हैं हम पूरी की पूरी स्टेट्स लूट लेंगे, सारी की सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे हम। अब ये फर्क हो गया है पहले में और बाद में। पहले छोटे रास्ता एक ही है, रास्ता जो पेपर बैलेट वापस लाने का रास्ता है। सबसे पहला मुद्दा तो वही है ना सब चीज़ों के निजात का। जो सरकारें बेईमानी करें उसको कान पकड़ के निकालने का तरीका एक ही है, पेपर बैलेट से चुनाव होना सबसे महत्वपूर्ण काम। उसके अलावा आंदोलन, पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 80% उससे निजात मिलेगी और 20% फिर देखो आप कोर्ट कितने अच्छी अच्छी जजमेंट देंगी अगर आंदोलन हो रहा होगा। बिना आंदोलन के जो भी आपको कुछ भी बहकाता है, अगर केस लड़ने हैं तो मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, सबसे अच्छा केस लड़ने के लिए मैं बैठा और मैं ही बोल रहा हूँ, जो केस ही नहीं आ रहा कभी वक्फ का, मैं ये बोल रहा हूँ कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, तो कुछ तो वजह होगी ना। ये तो मैं तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूँ ना, मैं एक भी केस नहीं हारा हूँ वक्फ का आज, चलिए, और मैं वक्फ के खिलाफ एक भी केस लेता भी नहीं। जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि अदालत में नहीं जाना चाहिए, यही बात मशीनों के लिए लागू होती है। एक मैं ही जीता हूँ केस, फिर भी मैं बोलता हूँ कोर्ट नहीं जाना चाहिए, एसआईआर के लिए कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? और हर बार जैसे हर बार हार के आते हैं, इस बार भी हार के आ गए, और जितनी बार ये जाएंगे हर बार हार के आएंगे।